वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लिक्विड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन आपने देखा था कि एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है और सरफेस के ऊपर किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स हैं, इम्बैलेंस फोर्स हैं, उनकी वजह से होती है। लाइक ये आपका कोई लिक्विड है और ये लिक्विड बल्क है और यहां पे है आपका लिक्विड का सरफेस। अब कोई पार्टिकल अगर यहां पे है तो उसके ऊपर हर एक डायरेक्शन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, तो यहां पे तो बैलेंस है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना दाएं उतना बाएं। लेकिन जो पार्टिकल यहां सरफेस पे होगा उसके ऊपर नीचे की तरफ तो फोर्स लगेंगे लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेंगे। ऊपर तो क्या है, वेपर्स हैं। तो जो अनबैलेंस फोर्स लगा, पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब आज हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज होता है। देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज करेंगी तो नीचे की तरफ खींचने वाली जो फोर्सेस हैं ये कम हो जाएंगी। जब पार्टिकल को नीचे अच्छे से नहीं खींचा गया तो सरफेस टेंशन जो है यानी गैमा जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज तो सरफेस टेंशन डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो है टेम्परेचर का जनरल क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हर एक लिक्विड के केस में कम या ज्यादा होगा पर डिग्री टेम्परेचर के साथ। यानी कि टेम्परेचर के साथ अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग कितना कितना सरफेस टेंशन में चेंज आएगा, सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा, वो कैसे देखेंगे। उसके लिए ओर्टवास ने एक इक्वेशन दी थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओर्टवास। ओर्टवास ने इक्वेशन दी कि गैमा मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन डी रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू के टी सी माइनस टी। जहां पे जो गैमा है सरफेस टेंशन, एम है मोलर मास किसका, लिक्विड के पार्टिकल का मोलर मास। जो लिक्विड हमने यहां पे लिया है उस लिक्विड के पार्टिकल का मोलर मास। जो डी है कैपिटल डी, ये है डेंसिटी। किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी है, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद टीसी है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है लिक्विड के केस में, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की और वेपर की बाउंड्री खत्म हो जाए, लिक्विड कहां है और वेपर कहां है यही पता ना लगे, इंटरमिक्स हो जाए, सरफेस टेंशन खत्म हो जाए, सरफेस एनर्जी जीरो हो जाए, वो टेम्परेचर होता है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। और टी है टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर ये डेंसिटी मेजर की जा रही है। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की डेंसिटी मेजर कर रहे हो, टी वो टेम्परेचर है। के है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड तो नहीं करेगा लेकिन हर मटेरियल के लिए अलग अलग भी हो सकता है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी लिक्विड के लिए जो के होगा वो फिक्स रहेगा थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज। अब ये वाली जो इक्वेशन है इससे क्या क्या पता लगता है, क्या बताती है ये इक्वेशन। देखो, एम यहां पे क्या है, मोलर मास। एम क्या है, मोलर मास। और इसको डिवाइड किससे किया हमने, डेंसिटी से। किसकी, लिक्विड की डेंसिटी से। मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है वॉल्यूम। मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर मास मोलर मास है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। मास मोलर मास है तो वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो V है, इस मोलर वॉल्यूम के लिए एक चीज देखते हैं हम कि अगर कोई क्यूब है आपके पास सपोज करो एक क्यूब है, इसकी एक साइड की जो लेंथ है, एक साइड की लेंथ मान लिया L है,
इसका वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब होगा। हमारे पास जो m/d है ये एक मोलर वॉल्यूम है, ये सारा का सारा क्या है, मोलर वॉल्यूम है। इस मोलर वॉल्यूम की पावर है 2/3। सबसे पहले हम 1/3 को कंसीडर करते हैं। मोलर मास की जो पावर है क्या है, 1/3, यानी कि वॉल्यूम का क्या ले लिया आपने, क्यूब रूट ले लिया। वॉल्यूम का आपने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। इसका मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं लेंथ की, क्यूब की लेंथ की। ठीक है, क्यूब यहां पे नहीं आया, हम एक बार इसको समझने के लिए लिख रहे हैं। दूसरी बात, अब जो इसकी पावर 1/3 हो गई, अब इसका स्क्वायर भी है, यानी अब मैं क्या करूं, L का स्क्वायर करूं। L का स्क्वायर ये कौन सी टर्म हो गई, एरिया की टर्म हो गई, एरिया की टर्म हो गई। तो मोलर वॉल्यूम का क्यूब रूट लेके फिर स्क्वायर कर दोगे तो वो मोलर एरिया की बात करेगा। ये क्या बन गया, मोलर एरिया की बात हो गई। तो ये मोलर एरिया है, ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को मोलर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर सरफेस एनर्जी आ गई, मोलर सरफेस एनर्जी आ गई। यानी मोलर सरफेस एनर्जी किसके इक्वल है, के टी सी माइनस टी के। अब टी सी माइनस टी को अगर ये वाली ट्रम अगर जीरो हो जाए तो राइट वाली पूरी की पूरी टर्म जीरो, यानी मोलर सरफेस एनर्जी या सरफेस एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब टीसी माइनस टी इक्वल टू जीरो हो, यानी टेम्परेचर किसके बराबर ले लें हम, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है टीसी माइनस टी जीरो हो गया तो मोलर सरफेस एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन थी, और वो करेक्शन करने की कोशिश किसने की, रैमसे एंड शिल्ड ने। ओटवास की जो इक्वेशन थी इसको रैमसे एंड शिल्ड ने क्या किया, मॉडिफाई किया। रैमसे एंड शिल्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसके अंदर हल्की सी करेक्शन होगी कि गैमा m/d रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू के टीसी माइनस टी माइनस 6, ऐसे लिखो। अब बाकी चीजें तो एज इट इज है, ये मोलर सरफेस एरिया हो गया, बाकी चीजें एज इट इज है, लेकिन उसने एक 6 को यहां से माइनस कर दिया। अब बात किसी कर रहे हैं यहां पे, टेम्परेचर की, यानी 6 डिग्री कम। अब देखो यहां अगर ये टर्म जीरो करनी है, यानी मोलर सरफेस एनर्जी जीरो कब होगी, जब ये टर्म जीरो होगी। इसके अंदर ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, जब टीसी माइनस टी माइनस 6 बराबर है जीरो, यानी कि टेम्परेचर किसके बराबर हो, टीसी माइनस 6 के। यानी कि टेम्परेचर जब क्रिटिकल टेम्परेचर से 6 डिग्री पहले वाला है, 6 डिग्री कम है, उसी टाइम पे ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये टर्म जीरो हो गई तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी, वो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, 6 डिग्री पहले ही अगर जीरो हो जाएगी तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे यहां पे आ जाएगा टीसी, टी बराबर है टीसी हो जाएगा। उस केस में टीसी से टीसी गया, माइनस है, यानी सरफेस टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सरफेस टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको मॉडिफाई किया, कोरेक्ट किया किसने, काटायामा ने। काटायामा ने कहा कि इसके अंदर जो करेक्शन बनती है वो यहां टेम्परेचर के अंदर नहीं बनती है। इसकी जो करेक्शन है वो बनेगी किसके अंदर, लेफ्ट वाली टर्म के अंदर। उसने कहा कि गैमा M/कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी करो और फिर इसकी पावर 2/3 करो, फिर वो आएगा के टीसी माइनस टी के इक्वल। अब यहां पे स्मॉल डी क्या है, देखो अभी तक हमने क्या कंसीडर किया था, कैपिटल डी जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड था। एक्चुअल में स्मॉल डी क्या है, ये जो काटायामा थे उन्होंने वेपर्स जो थे उनको भी इंक्लूड किया कि वेपर्स भी तो कुछ फोर्स लगाते हैं, तो वेपर्स की जो डेंसिटी है उसको यहां पे पुट करो। जैसे ही वेपर की डेंसिटी यहां पे आएगी ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। अब यहां से क्या हो गया, जो सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर पता हो, के पता हो, इन चीजों से। अब के की वैल्यू क्या है, देखो डी क्या है, डेंसिटी किसकी, डी है डेंसिटी वेपर की। लेकिन कब,
उसी टेम्परेचर पे है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड को मेजर कर रहे हो, उसी टेम्परेचर पे है, टी पे ही, जिस पे आप लिक्विड की मेजर कर रहे हो, उसी टेम्परेचर पे वेपर की डेंसिटी। जो के की वैल्यू है, वो के की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है 2.12, लेकिन सारे लिक्विड नॉर्मली बिहेव नहीं करते, कुछ एसोसिएट हो जाते हैं, कुछ डिसोसिएट होते हैं। तो जो जो एसोसिएट होंगे, जो जो एसोसिएट होंगे, उनके लिए वैल्यू के की इससे डिक्रीज कर जाती है, और जो डिसोसिएट होंगे, जो डिसोसिएट होंगे, उनकी वैल्यू इससे ज्यादा होती है, 2.12 से इंक्रीज कर जाती है। लेकिन ये उस पर्टिकुलर लिक्विड पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी के की वैल्यू। के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है उसका रियल लाइफ में आप क्या इंपैक्ट देखते हो? देखो, आपने वाटर ड्रॉपलेट को देखा होगा। वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल क्यों होती हैं? स्फेरिकल सरफेस टेंशन की वजह से। कैसे? देखो, जो वाटर गिर रहा है कहीं पे, या कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की ड्रॉपलेट हैं, वो स्फेरिकल क्यों हो जाती हैं? लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन लगता है, वो हम देख चुके हैं कि हमारे पास कोई लिक्विड है तो उसके सरफेस पे जो इंबैलेंस फोर्स है वो क्या करती हैं? डाउनवर्ड एक्ट करती हैं। तो डाउनवर्ड वो क्या हो जाता है? लिक्विड अपना जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज करने की कोशिश करता है। अब किसी नॉन वॉल्यूम के लिए पर्टिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू आप फिक्स कर दो, उसके लिए अलग अलग शेप बनाओ, अलग अलग शेप बनाओ। आपने सफीर बना दिया, क्यूब बना दिया, और भी आपने कोई भी शेप बना दी, तो हर एक शेप का अगर आप निकालोगे तो जो सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का सबसे कम होगा। सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का है। आप वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं कर सकते, वाटर की ड्रॉपलेट गिर रही है, बारिश हो रही है, आपने देखा कोई क्यूबिकल ड्रॉपलेट गिर रही हो? कोई और शेप देखी आपने? सींग वाली ड्रॉपलेट गिर रही हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट होती है वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सफीर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ये जैसे ही जो लिक्विड है वो अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा, वैसे ही उसका जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाएगी। तो एक तो सरफेस टेंशन का ये कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, आप कैपिलरी एक्शन देखते हो। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि आपने एक लिक्विड लिया और उस लिक्विड में आपने एक कैपिलरी डुबो दी। उस लिक्विड में जब आप कैपिलरी डुबोगे तो हो सकता है ये लिक्विड यहां ऊपर तक राइज करे, हो सकता है इस बाहर वाले लिक्विड से नीचे यहां तक रह जाए। बाहर का लिक्विड जो है वो यहां ऊपर तक, और ये वाला लिक्विड यहां नीचे तक। वो किस पे डिपेंड करता है? वो भी सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। देखो, जो सरफेस टेंशन है वो चाहती है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। यहां इनवर्ड पुल लग रहा है, यहां क्या है? नीचे की तरफ पुल लग रहा है। तो ये नीचे की तरफ लगने वाला पुल फोर्स करता है लिक्विड को इसके अंदर जाने में, फोर्स करता है इसके अंदर जाने में। दूसरा, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस भी काम करती हैं। कोहेसिव फोर्स वो होती हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं एक जैसे टाइप के पार्टिकल, लाइक वाटर भर रखा है तो H2O और H2O के बीच में कैसी फोर्सेस हैं? दैट आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। दूसरी फोर्स होती हैं एडहेसिव फोर्सेस, जिनके अंदर हम बात करते हैं अगर ये कंटेनर जो है वो ग्लास का है, कैपिलरी है वो ग्लास की है, लिक्विड है वो वाटर है, तो लाइक वाटर एंड ग्लास के बीच में जो फोर्स होंगी वो एडहेसिव फोर्सेस होंगी। अगर कोहेसिव फोर्सेस जीतती हैं, अगर कोहेसिव फोर्सेस जीतती हैं, यानी कि वाटर वाटर तो एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये ग्लास को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ग्लास इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये ऊपर तक ग्लास में नहीं चढ़ेगी, ये नीचे रह जाएगी। लेकिन अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, यानी वाटर वाटर से ज्यादा वाटर और ग्लास की अगर फोर्सेस हैं अट्रैक्शन वाली, तो ये वाटर चाहेगा मैं ग्लास के साथ साथ रहूं, और धीरे धीरे करके क्या करेगा? राइज कर जाएगा।
ये राइज कर जाएगा। एडहेसिव फोर्सेस डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में होती हैं और कोहेसिव सेम टाइप के मटेरियल में होती हैं। जहां कोहेसिव फोर्सेस जीतेंगी तो कैपिलरी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, एडहेसिव फोर्सेस होंगी तो कैपिलरी ऊपर तक राइज कर जाएगी। अब ये क्यों कर रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरफेस टेंशन।